बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर को रिव्यू कर रहे थे हम। कुछ एग्जांपल्स देखी हैं लास्ट क्लास में। एक और एग्जांपल के हवाले से बात हो रही है कि उसको भी देखना है। 8.3 इसमें 8.3 में सैंपल्स सर आवाज नहीं आ रही आपकी। 8.3 में सैंपल्स की एंट्रीज जो हैं वो दी हुई हैं और जो है ना तो मीन दी है और ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन दी है। ठीक है, तो उसमें उसने पहले उसको ये साबित करने की कोशिश की है कि ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो डाटा दिया हुआ है, डाटा देने के बाद जो उसने ग्राफ बनाए हैं, ठीक है, उसमें उसने साबित ये करने की कोशिश की है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें उससे इतना कंसर्न नहीं है। वो जो इसमें जो डाटा दिया हुआ है, जो कि ऊपर उसने टेबल 8.2 लिखा हुआ है, उस डाटा के अंदर 30 के करीब एंट्रीज हैं। ठीक है, और उन 30 की जो एंट्रीज हैं उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है, जो कि अगले पेज पर की हुई है। ठीक है, और सैंपल साइज 30 होने की वजह से उसने इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज की है। 30 से ज़्यादा होता तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता। ठीक है, तो उसने टेबल बनाया है। टेबल एक मिनी टैब, एक इसका सॉफ्टवेयर होता है स्टैट्स का, उसके अंदर उसने कैलकुलेशंस की हैं। सैंपल साइज 30 है, मीन उसने कैलकुलेट की है, वो आई है 1723.4। स्टैंडर्ड डेविएशन आई है 89.6। और जो कह लें कि उसके बाद जो है उसने इन वैल्यूज़ को अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद जो है उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो एस्टिमेट किया है। उसके हवाले से ये ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर जितने भी टेबल्स बने हुए हैं, ये वो उसमें उन्होंने मिनी टैब सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। हमें उससे नहीं कुछ अभी फ़िलहाल लेना देना। तो जो सैंपल दिया हुआ था 30 का, उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है और फार्मूले में उसको वैल्यूज़ पुट की करके तो जवाब निकाला हुआ है। तो 8.3 में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। एनी अदर एग्जाम्पल? अच्छा, 8.9 हो रही थी, उसमें एक बात करेक्ट कर लीजिएगा। उसने ये लिखा है कि उसने वो जो सैंपल साइज था उसको उसने यूटिलाइज किया है। ठीक है, और वो 400 का सैंपल साइज था और उसके अंदर जो डेविएशन थी कंट्रोल की वो 8% थी, यानी 8 थी। 400 इनवाइसेस में से 8 से जो है उसमें जो कंपनी ने रूल तय किया हुआ है कि इसके तहत जो है वो चेक साइन होगा, तो वो 8 थे। 400 में से 400 इनवाइसेस में से जो 8 थी उसमें जो थी इसकी खिलाफ वर्जी हुई थी, तो कंपनी 4% तक बर्दाश्त कर सकती थी। तो ये जो 8 था, ये देखना था कि ये 4% से कम में आ रहा है या ज़्यादा में आ रहा है। इसको उन्होंने कैलकुलेट किया, जवाब आया 0.0315। तो कैलकुलेट करने के बाद इसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट किया तो ये बनता है 3.15%। यानी ये जो डेविएशन थी 400 के सैंपल के अंदर जो उन्होंने लिया, उसके अंदर उन्होंने देखा कि 8 बेज़ाब्तियाँ थी। 400 इनवाइसेस में से 8 जो थी वो पहले कंप्लीट नहीं थी या ठीक नहीं थी, तो कंपनी कहती थी हम 4% तक बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, तो जब उन्होंने चेक किया और उसके हवाले से उन्होंने कैलकुलेट किया। अपर बाउंड के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो वो अपर बाउंड जो होता है उससे मुराद कहाँ तक आप बियर कर सकते जी। तो उस हवाले से सभी की इस हवाले से जो था वो बात ठीक थी कि
अपर बाउंड होने की वजह से सिर्फ अपर बाउंड गिवन थी और उसके अंदर डेविएशन देखने के लिए उसके अंदर कितनी जो है रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है, यानी 4% तक कंपनी जो थी वो उसको टॉलरेट कर सकती थी, बर्दाश्त कर सकती थी, इसलिए उन्होंने इसकी अपर बाउंड को देखा सिर्फ। जी कोई और कोई क्वेश्चन आया, लगता है मैं देख लूँ। ठीक हो गया जी। 8वें चैप्टर में से कोई और बात पूछनी हो? ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, स्टार्ट नेक्स्ट वीक से ही करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो फंडामेंटल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग से है। थोड़ा सा ले ले। एक है पॉइंट एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन जो है, जिस तरह प्रोबेबिलिटी वगैरह हम कैलकुलेट करते रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम मीन वगैरह कंटिन्यूस डाटा की बताते रहे हैं, तो एक पॉइंट में जवाब आता था कि ये मीन होनी चाहिए या ये स्टैंडर्ड डेविएशन होनी चाहिए या ये प्रोपोर्शन होना चाहिए। जो पिछला चैप्टर किया 8वां चैप्टर था वो इंटरवल एस्टिमेशन थी। ठीक है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट बताते थे और इसमें पूरी एक रेंज बताते थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज में जवाब आ जाएगा, और उसमें हम कॉन्फिडेंस लेवल भी बताते थे कि इस कॉन्फिडेंस लेवल तक हम कॉन्फिडेंट हैं कि यानी 95% तक या 90% तक या 99% तक कॉन्फिडेंट हैं कि इस इंटरवल के अंदर जवाब आएगा। तो पॉइंट और इंटरवल में जो फ़र्क है, ठीक है। अब आगे जो है इन जो एस्टिमेशन हैं इनकी मदद से हम जो है रिजल्ट्स जो है उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि एस्टिमेशन तो हमने कर ली, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, तो इसके हवाले से अगर कुछ सवालात अगर हम जनरेट करें तो क्या हम उनका जवाब दे सकेंगे, यानी हाइपोथेसिस जनरेट करें। और हाइपोथेसिस क्या है कि एक कोई जो चीज़ है उसके बारे में हम एक तसव्वुर डेवलप करते हैं कि ये इस तरह होगा, तो हम किसी प्रेडिक्शन कह लें कि हम किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन करने लगे हैं कि आज बारिश होगी। सपोज हम ये सपोज करते हैं आज बारिश होगी, तो उसके लिए हम डाटा लगाएंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे। हम पिछले 50 साल का डाटा कलेक्ट करते हैं कि 5 जुलाई को कितनी दफ़ा बारिश हुई है, ठीक है, या फल्कियात या जो भी है मौसमियात वाले उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे कि हवा का दबाव किस हिसाब से चल रहा है पिछले दिनों से, तो क्या आज चांसेस हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी। उस हवाले से यानी हम एक सवाल जनरेट करते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, उसके लिहाज से डाटा लेते हैं, सैंपल्स डेवलप करते हैं और उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक किस्म की एस्टिमेशन की टाइप है और इसमें क्वेश्चंस जो है हम जनरेट करके देखते हैं। इस चैप्टर में होगा क्या कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और इसको इस्तेमाल हाइपोथेसिस टेस्टिंग को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है मीन और प्रोपोर्शन को देखने के लिए। तो ये
सम सॉर्ट ऑफ मिक्स है पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल की, कि आया ये बात हमारी ठीक है या गलत है. द assumption of each hypothesis testing procedure, how to evaluate them, and then consequences if they are seriously violated. तो हम assumptions develop करते हैं और उसके हवाले से देखते हैं कि hypothesis testing जो है वो उसका प्रोसीजर क्या है, उसको evaluate किस तरह किया जाता है और उसको किस तरह देखा जाता है, और how to avoid pitfalls involved in the hypothesis, उसमें जो नकाइज हैं उनको काबू किस तरह किया जाता है, और फिर इसमें इथिकल इश्यूज क्या है. तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से देखेंगे. अच्छा, ये एक डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस होता क्या है. हाइपोथेसिस इज अ क्लेम, क्लेम है या असर्टेशन है अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर, कि जो पॉपुलेशन है उसके पैरामीटर के हवाले से हम एक दावा जो है वो कर देते हैं, और फिर हम ये चेक करते हैं कि हमारे इस दावे में सच्चाई है या नहीं है. तो वो उस चेक करने के लिए कि हमने जो पॉपुलेशन के हवाले से कोई बात की है वो ठीक है या नहीं है. तो ये एग्जांपल दी हुई है, द मीन मंथली सेल फोन बिल इन द सिटी इज $42. एक शहर है अमेरिकन में की करेंसी डॉलर्स है, उसके हवाले से लिखा हुआ है कि सेल फोन का जो बिल है महीने का वो एवरेज $42 आता है. और जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसमें द प्रोपोर्शन ऑफ अडल्ट इन दिस सिटी विद द सेल फोन इज 0.68, और यानी 68% जो है सिटी में जो सेल फोन्स हैं वो यंग जो हैं वो यूज़ करते हैं, अडल्ट यूज़ करते हैं. तो states the claim or assertion to be tested, the average diameter. तो अब ये दो जो बातें की हुई हैं कि पॉपुलेशन के हवाले से बात की हुई है कि ये उसकी एग्जांपल दी हुई है कि पॉपुलेशन मीन जो है उसका जो जवाब है वो 42 आएगा. तो अब हमने ये चेक करना है कि वाकई जो जवाब है वो 42 बिल जो है उस शहर के लोगों का जो मंथली बिल है वो 42% आएगा, सॉरी $42 आएगा या कम आएगा. तो ये जो क्लेम है इसको चेक करना, ये जो क्लेम है कि जो एवरेज है जी म्यू है, मीन है एक सिटी के बिल्स की पर पर्सन या पर फोन वो $42 है. या दूसरी एग्जांपल ये लिखी हुई है कि जो सेल फोन इस्तेमाल करने वाले हैं तो पॉपुलेशन में से 68% जो लोग हैं वो नौजवान हैं. तो अब इस बात को चेक करना ठीक है, इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं. यानी हाइपोथेसिस क्या है, आप क्लेम करें, मैं ये क्लेम कर देता हूँ जीसी के अंदर 80% स्टूडेंट पास हो जाते हैं, ठीक है. तो अब इसको चेक करने के लिए एग्जाम से डाटा वगैरह लेंगे या कोई और तरीक़ेकार रखेंगे जिससे हमें ये पता चल सके कि वाकई 80% स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं. तो अब उसको चेक करने के बाद जो इस जो क्लेम है इसको चेक करने को हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग. जी अहमद, अहमद कुछ पूछना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा किया था. अच्छा, ये एक एग्जांपल है, और एक फर्म है जो कि नट बोल्ट बनाती है.
तो उसके अंदर जो है वो के क्लेम करते हैं कि एवरेज डायामीटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट इज 30 मिलीमीटर। अब क्लेम ये है कि जो डायामीटर है हमारा, जो डायामीटर है वो 30% है, 30% कह दिया, 30 मिलीमीटर है, यानी उसकी एवरेज जो डायामीटर है वो 30 मिलीमीटर है। यानी एवरेज क्या आ गई हमारे, मीन क्या आ गई हमारे पास, एवरेज क्या आ गई 30। तो जिसमें इक्वल का साइन हो, ठीक है, उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। अगर ये बोला जाता कि एवरेज डायामीटर 30 मिलीमीटर से कम है या ज्यादा है, तो अब कम का वर्ड आ गया या ज्यादा का वर्ड आ गया तो वो नल हाइपोथेसिस में नहीं जाएगा। नल हाइपोथेसिस को एच नॉट से लिखते हैं, और जहां पर इक्वल जो है, नल हाइपोथेसिस में जो इक्वल का साइन है, यानी कि मीन इसके बराबर होगी, उसको उसको जो है वो नल हाइपोथेसिस में लेंगे। ठीक है, और तो यानी नल हाइपोथेसिस में कौन सा क्लेम लेना है, जिसके अंदर इक्वालिटी आएगी। जी नबील। सर ये जो आपने अभी बताया कि नल हाइपोथेसिस है, तो ये तो अभी हम पॉइंट एस्टिमेशन नहीं है कि जो एवरेज है वो हमें पता पता है कि ये 30 ही है, तो इसमें हम किस तरह से नहीं नहीं, क्लेम कर सकेंगे? ये क्लेम है कि एक कंपनी है वो हजारों नट बोल्ट बनाती है, वो कहते हैं जी चेक करके देख लें, हमारे जो बोल्ट है उसका जो डायामीटर है वो 30 मिलीमीटर है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, ये क्लेम किया है। अच्छा, ये उन्होंने क्लेम किया है क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में इस चीज को मद्देनजर रखा है कि 30 से कम ना हो, लेकिन मशीन्स में फॉल्ट होता है, वो मैन्युफैक्चर करते हुए एरर आ सकता है। ठीक है, जी वो कभी 30 से कम भी हो सकता है। अब मिलीमीटर्स में है तो कुछ मिलीमीटर्स कम भी हो सकता है, कुछ मिलीमीटर ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जी पॉइंट उसने बताया हुआ है, अब इसको चेक करेंगे। तो जब हम इसको चेक करेंगे, वो चेक करते हुए हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसमें वो जो इंटरवल एस्टिमेशन टाइप है, वो कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो भी यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे पहले नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो उसमें वो जो पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट वैल्यू दी हुई है, वो ठीक इक्वल वाले को, जो इक्वल है, इक्वल वाला जो केस है उसको नल जो क्लेम के अंदर इक्वल का पार्ट है वो नल हाइपोथेसिस में आएगा। जो नहीं है तो वो दूसरे सिंपल हाँ जी, हाइपोथेसिस में आएगी। मैंने कहा जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं किसी एवरेज के लिए, जी जी। मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं, तो उस लिहाज में तो हम क्लेम कर सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर हो सकता है, क्योंकि हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते। ये 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 उससे एक तो वो पॉइंट एस्टिमेशन को चेक करने का वो अंदाजा आ गया। इंटरवल एस्टिमेशन से आप कह रहे हैं कि देख रहे हैं कि इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, ये उससे उससे हट के है, ये उससे डिफरेंट है। इसमें आप जी क्लेम कर रहे हैं कि एवरेज 30 होगी। वहां पे वहां पे क्लेम नहीं होता था, वहां पे आप ये देखते होते थे कि कहाँ तक आएगी या क्या सही है। आएगी। ठीक है, कि 30%, 30 मिलीमीटर के से करीब करीब होगा कि नहीं होगा, तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते थे और कहते थे कि 28 टू 32 मिलीमीटर जो है वो एवरेज होगी। यहाँ पे वो कह रहा है कि 30 मिलीमीटर एवरेज है, तो ये बात ठीक है या गलत है। अब आपने ठीक। एस्टिमेट किया, तो वहां पे एस्टिमेट करके बताया, यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि आया जो क्लेम था वो ठीक है या गलत है, ये फर्क है। ठीक हो गया। ठीक है सर। इट ऑलवेज अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर, नॉट अबाउट अ सैंपल स्टैटिस्टिक। ये जो है ये पॉपुलेशन के हवाले से बात करेगा, पॉपुलेशन पैरामीटर के हवाले से, सैंपल स्टैट्स के बारे में बात नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमेशा हमेशा ग्रीक लेटर्स आएंगे, यानी पॉपुलेशन की बात होगी। अगर वो सैंपल की बात कर रहा है तो वो गलत बात है। ठीक हो गया जी। तो जी हमेशा
जो इक्वल वाला क्लेम है, इक्वल वाला जो क्लेम है उसको नल हाइपोथेसिस में लेना है। मतलब मैं कहूँगा कि मेरी गाड़ी की जो एवरेज है वो 12 से कम है, ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस नहीं बनेगा। नल हाइपोथेसिस बनेगा कि गाड़ी की एवरेज 12 किलोमीटर है, ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस बनेगा। तो नल हाइपोथेसिस कौन सा बनेगा? जिसमें इक्वालिटी आएगी, असर्टेशन आएगी। इसमें उसने इज लिखा है, ठीक है, इज यानी उसने फिक्स कर दी है, ठीक है, इक्वल कर दी है, इस वजह से ये नल हाइपोथेसिस में आया। अगर वो कहता कि ग्रेटर देन या लेस देन, तो फिर वो क्लेम नल हाइपोथेसिस में नहीं आ सकता था। तो पहले ये देखा हमने कि कौन सा जो है वो क्लेम। जी अवैस। सर हम ये कह सकते हैं कि इसमें नल हाइपोथेसिस में हम एवेलुएट करेंगे दिए गए डाटा के मुताबिक। सॉरी, दोबारा। उनका हम ये नल हाइपोथेसिस में हम एवेलुएट करेंगे दिए गए डाटा के मुताबिक आया कि इसके बराबर होता है या नहीं होता। जी यही है ना, हाँ जी, यही देखना चाह रहे हैं कि हमारी बात ठीक है या गलत है। नल हाइपोथेसिस में ये एक तरीकेकार है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पहले नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर आगे फर्दर चेकिंग करते हैं। तो और चेक नल हाइपोथेसिस को किया जाता है, और जो फिर दूसरा जो हाइपोथेसिस है जो इसके अगेंस्ट बनता है उसको अल्टरनेट कहते हैं। तो एंड पे ये देखना होता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुआ है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू साबित हुआ। तो जोन सा ट्रू साबित होगा वो दावा, जो वो स्टेटमेंट है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सर ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है उसमें नल हाइपोथेसिस में तो चले इक्वालिटी आ जाती है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ज्यादा और कम के बारे में बात होगी हाँ ना। जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ये आगे बताएंगे उसके हवाले से। बिगिन विद द इंजप्शन दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, और स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है। मैथ में ये होता है, आपने देखा होगा कि एक बात को प्रूफ करते हुए भी हम मान लेते हैं कि अच्छा चले मान लिया ऐसा है, तो अगर कंट्राडिक्शन आ गई तो हम बात रिजेक्ट कर देंगे, और अगर कंट्राडिक्शन नहीं आई तो बात मान लेंगे। तो यही इस तरह की बातें हैं। बीइंग विद द असम्पशन दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो हम स्टार्ट इस असम्पशन से करेंगे कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। सिमिलर टू द नोशन ऑफ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जिस तरह जब तक साबित ना हो जाए, ठीक है, जब तक साबित ना हो जाए तो वो बंदा जो है वो इनोसेंट ही है, गिल्टी नहीं कंसीडर किया जाता। रेफर्स टू द स्टेटस को और हिस्टोरिकल वैल्यू, और ये जो है आम तौर पे जो प्रेडिक्शंस हैं ये हिस्टोरिकल वैल्यूज कह लेंगे स्टेटस को, उसके हवाले से जो है इसको जनरेट किया जाता है। ऑलवेज कंटेन, अब देखिएगा इक्वल वाला जितने भी क्लेम है, मतलब लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल वाले जो साइन है वो इसमें आएगा, और मे नॉट बी रिजेक्टेड, मे नॉट वाला जो है वो इसमें केस नहीं आएगा। Alternative is the opposite of the null hypothesis. For example, the average diameter of manufactured bolt is not equal to 30 millimeter. तो अब ये जो है, ठीक है, यानी कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो इसका मतलब है नॉट इक्वल। अब ये जो नॉट इक्वल है ये H1 में आएगा, ठीक है, ये ऑपोजिट है नल हाइपोथेसिस के। तो जोन सा क्लेम नल में करेंगे उसके ऑपोजिट जो है वो अल्टरनेट में आ जाएगा। ये चैलेंज द स्टेटस को है, यानी जो हमारा एक परसेप्शन, एक सोच बनी हुई है, ये उसके खिलाफ है, ठीक है, उसको चैलेंज करता है, यानी वो कहता है नहीं ऐसे नहीं हो सकता। और नेवर कंटेन, इसमें ना इक्वल का साइन, यानी इक्वल का साइन ना इस शक्ल में आ सकता है, ना इस शक्ल में, ना इस शक्ल में, यानी इक्वालिटी वाला भी नहीं आएगा। मे और मे नॉट बी प्रूवन, हो सकता है या नहीं हो सकता, ये इसमें जो है वो प्रूव किया जाता है। इज जनरली द हाइपोथेसिस दैट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू प्रूव। आम तौर पे जो रिसर्चर्स हैं जनरली उस हाइपोथेसिस को, यानी ये हमारे पास एग्जिस्टिंग रिजल्ट है, ये ट्रेडिशनल है और ये असी इस तरह करते हैं,
जोन सा भी नट बनाते हैं वो 30 मिलीमीटर का, हम कहते हैं अच्छा नहीं 30 मिलीमीटर का नहीं है। अब ऑब्वियसली जो ऑलरेडी रिजल्ट या जो परसेप्शन या जो सोच या जो नतीजे पहले बन चुके हुए हैं, उन नई बात कहाँ से निकले कि हम कहते नहीं ऐसे नहीं होगा। मतलब मैं अक्सर मिसाल दे देता होता हूँ कि वर्ल्ड कप में आज तक हम इंडिया से नहीं मैच जीते, ठीक है, तो अब मैं ये क्लेम, अब ये हिस्ट्री ये बता रही है, स्टेटस को ये बता रहा है कि वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट के मैच में हरा देता है, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं भी एंज नहीं हो, इस तरह नहीं होगा। तो वो ट्राइंग, हम कोशिश ये करना चाह रहे हैं कि हर दफ़ा इस तरह नहीं होगा। तो वो जो स्टेटस को वाली जो बात है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं और उसको ठीक, उसको गलत और नई पॉसिबिलिटीज को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अब ये उसका जो प्रोसेस है उसके हवाले से अब ये गुफ्तगू चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन की जो एवरेज मीन है वो 50 है। इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस क्या बन गया 50 और अल्टरनेट क्या बन गया 50 नहीं है। सैंपल द पॉपुलेशन एंड फाइंड सैंपल मीन। अब हमने क्या किया कि एक पॉपुलेशन था उसके बारे में हमने राय कायम कर दी और उसका एक सैंपल निकाला। सैंपल निकाल के, ये पॉपुलेशन थी, उसका एक सैंपल निकाला, अपनी मर्जी से सैंपल लिया, ठीक है, और उसकी सैंपल की मीन कैलकुलेट की, एवरेज कैलकुलेट की, ठीक है। सैंपल की एवरेज कैलकुलेट कर ली है, पॉपुलेशन की वो हमने जो है हाइपोथेसिस में अज्यूम कर ली हुई है। अब ये हुआ है कि जो हमने सैंपल लिया था उसकी एज निकली 20। दिस इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द क्लेम्ड मीन पॉपुलेशन ऑफ एज ऑफ 50। हमारा दावा था कि एवरेज एज 50 है, लेकिन जो सैंपल हमने उस पॉपुलेशन का निकाला उसकी निकली 20। तो if the null hypothesis were true, the probability of getting such a different sample mean would be very small, so you reject the null hypothesis. तो जो null hypothesis था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कि सैंपल था उसकी मीन 20 निकली और ये बहुत छोटी है। हमारा क्लेम था 50 होगी, तो 20 और 50 में 30 साल बहुत ज्यादा फर्क होता है, आधे से भी कम निकल आई है एवरेज एज। तो अगर ट्रू था तो वो जो, अगर हमारी ये बात ट्रू होती तो ये कोई 45 के करीब आता, 46 के करीब आता, ठीक है। अगर उसने यही लिखा हुआ इफ नल हाइपोथेसिस वर ट्रू, अगर ये ठीक होता हमारा नल हाइपोथेसिस, तो ये जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है हमने, यानी ये जो एस्टिमेशन हमने जो पॉइंट में जवाब लेके आए हैं, ये जो 20 आया है, ये इसके करीब होता, ठीक है, या इसका और इसका जो डिफरेंस है आपस में कम होता। 20 और 50 का डिफरेंस थोड़ा होता, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे। यानी इन अदर वर्ड्स, गेटिंग अ सैंपल मीन ऑफ 20 इज अनलाइकली इफ द पॉपुलेशन मीन वाज 50। So you conclude that population mean must not be 50। इसका, इस सैंपल को लेके हमने जो जवाब निकाला, हमने उससे कहा कि जी सैंपल की जो एवरेज एज है वो 50 नहीं हो सकती, पॉपुलेशन की जो एवरेज एज है वो 50 नहीं हो सकती, 46 होती, 47 होती। तो एक सिग्निफिकेंस लेवल रखेंगे, उसमें जवाब आ जाएगा। अगर हम तो हम ये मान लेंगे कि ये हमारा ठीक है नल हाइपोथेसिस। इसमें तो फर्क ही बहुत ज़्यादा आ गया। तो इस वजह से हम जो है उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ये उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको डेवलप किया हुआ।
ये ग्राफ बनाया हुआ है, मीन 50 है इफ एच नॉट इज ट्रू, ठीक है, व्हेन इन फैक्ट दिस वाज द पॉपुलेशन मीन, ये हमने इधर रखी हुई है। देन यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट, क्योंकि ये 50 आई है, इससे बहुत कम आई है, ये यहाँ पे कहीं आई है, तो हम रिजेक्शन रीजन्स डेवलप करेंगे। क्या चीज़ डेवलप करेंगे? रिजेक्शन रीजन्स डेवलप करेंगे। इधर जवाब आएगा तो रिजेक्शन है, और इधर जवाब आया था उसको हम कहेंगे एक्सेप्टेंस है। तो ये एक्सेप्टेंस है। तो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, अब ये जो रीजन्स डेवलप किए हुए हैं, ये किस तरह डेवलप करने हैं हमने, और ये रिजेक्शन रीजन हर सवाल के लिए, हर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए किस तरह बनेगा, इसको फर्दर आगे हम देखेंगे। इसको नेक्स्ट के लिए रख लेते हैं, ठीक है, कि अभी तक सिर्फ इसी बात पे हम रहते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह जो है हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर जो है आगे प्रोसीड करेंगे। ओके जी, कोई बात पूछनी हो यहाँ तक तो पूछ लें जी। चलें जी, ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।